प्राविधिक शिक्षा मंडल राजस्थान जोधपुर द्वारा आयोजित डिप्लोमा प्रथम वर्ष इंजीनियरिंग के लिए अनुप्रयुक्त भौतिकी विषय के यूनिट 4 ग्रेविटेशन एंड सैटेलाइट्स गुरुत्वाकर्षण और उपग्रह के वीडियो लेक्चर्स की श्रृंखला में इस भाग 2 को लेकर के मैं एक बार पुनः आप सबके साथ हूं। सुरेंद्र जैन, लेक्चरर फिजिक्स, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज पाली। पिछले भाग में हमने न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम, न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन क्या होता है, उसको स्टडी किया था। इसके साथ में हमने ये भी देखा था कि गुरुत्वाकर्षण क्या है, किस प्रकार से हमारे सौरमंडल के विभिन्न ग्रहों की गति और पृथ्वी द्वारा या किसी भी पिंड के द्वारा एक आकर्षण बल जो प्रत्येक वस्तु पर, प्रत्येक पिंड पर लगाया जाता है, उनके बीच में क्या रिलेशन है, किस प्रकार से न्यूटन के द्वारा प्रतिपादित गुरुत्वाकर्षण का नियम विभिन्न ग्रहों की गति के लिए उत्तरदायी होता है। ये हमने इसके प्रथम भाग में, इस वीडियो लेक्चर श्रृंखला के फर्स्ट पार्ट में हमने डिस्कस किया था। आज की श्रृंखला के सेकंड पार्ट में हम गुरुत्वीय त्वरण के बारे में बात करेंगे। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन स्मॉल जी क्या होता है। पिछले पार्ट में हमने कैपिटल जी के बारे में, जिसको हम सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक कहते हैं, कैपिटल जी के बारे में हमने विस्तार से चर्चा की थी। उसका विमा और मात्रक भी हमने देखे थे। इस बार हम गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या होता है इसको डिफाइन करेंगे। इसके मान में परिवर्तन किस प्रकार से होता है, 4 विशेष केस हम यहां पर देखेंगे, 4 विशिष्ट अवस्थाएं हम यहां पर देखेंगे। पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर जाने पर ऊंचाई के कारण से स्मॉल जी में क्या चेंजेस आते हैं, पृथ्वी के अंदर गहराई में जाने पर क्या परिवर्तन होते हैं, पृथ्वी की आकृति के कारण से जो एक थोड़ी सी शेप ध्रुवों पर अलग प्रकार की है, भूमध्य रेखा पर उसके डायमीटर में थोड़ी परिवर्तन हो जाता है, इसके कारण से क्या चेंजेस होते हैं, इसकी भी हम चर्चा करेंगे। और इसके साथ में लास्ट में पृथ्वी के घूर्णन के कारण से जो पृथ्वी का अपनी एक्सिस पे स्पिनिंग होती है, रोटेशन होता है, उसकी वजह से स्मॉल जी में क्या चेंजेस आते हैं, इसकी भी हम आज इस पार्ट में चर्चा करेंगे। इसकी श्रृंखला के तीसरे भाग में हम बाकी बचे हुए 3 जो हमारे सिलेबस के पॉइंट्स हैं, केपलर के नियम, कृत्रिम उपग्रह और पलायन वेग, इसकी हम इस श्रृंखला के तीसरे भाग में चर्चा करेंगे। आइए गुरुत्वीय त्वरण के बारे में बात करें। मान लीजिए पृथ्वी है हमारा और इसको हम कैपिटल M, यहाँ पे पृथ्वी का द्रव्यमान कहते हैं। यहाँ पे पृथ्वी की त्रिज्या को हमने कैपिटल R से डिनोट किया है। एक व्यक्ति पृथ्वी की सतह पे स्थित है, मान लीजिए स्मॉल m उसका मास है, कैपिटल M यहाँ पे हम पृथ्वी का द्रव्यमान ले रहे हैं, कैपिटल R पृथ्वी की त्रिज्या हम ले रहे हैं, स्मॉल m यहाँ पे उस व्यक्ति का या उस पिंड का या उस ऑब्जेक्ट का मास है जो हम पृथ्वी की सतह पर स्थित मानते हैं। न्यूटन ने जो गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया, जिसको हमने पहले पार्ट में स्टडी किया था, उसके अनुसार इस स्मॉल m द्रव्यमान के व्यक्ति पर पृथ्वी के कारण से कितना आकर्षण का बल कार्य करेगा, न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन के अनुसार F इक्वल्स टू G, M कैपिटल M पृथ्वी का द्रव्यमान है, स्मॉल m उस वस्तु का या पिंड का या व्यक्ति का द्रव्यमान है जो पृथ्वी की सतह पर स्थित है, कैपिटल R पृथ्वी की त्रिज्या है। सो F(G)mm/r², ये इस पृथ्वी के द्वारा पृथ्वी के केंद्र की ओर लगने वाला आकर्षण बल है, जिसे इस स्मॉल m मास के द्रव्यमान के व्यक्ति के द्वारा महसूस किया जाता है। इसी गुरुत्वीय बल के कारण से प्रत्येक पिंड पृथ्वी के केंद्र की ओर आकर्षित होता है। यदि कोई भी पिंड या वस्तु पृथ्वी की ओर स्वतंत्र रूप से गिर रही है, फ्री फॉल की स्थिति में है, उस पे पृथ्वी के आकर्षण के अलावा और कोई भी बल कार्य नहीं कर रहा है, तो इस गुरुत्वीय बल के कारण से गिरती हुई वस्तु के वेग में वृद्धि होती है, उसका वेग लगातार बढ़ेगा। जब हम किसी भी वस्तु को हाथ में लेकर के किसी ऊंचाई से छोड़ते हैं, जिस समय छोड़ते हैं उस समय उसका वेग 0 होता है, और जब वो ग्राउंड पर, पृथ्वी पर, सतह पर हिट करती है, उस समय उसका वेग अधिकतम होता है। ये लगातार वेग में वृद्धि, जहां भी किसी मोशन में, किसी गति में वेग में वृद्धि होती है, हम वहां कहते हैं उस वस्तु में त्वरण है, एक प्रकार का एक्सेलरेशन है, जिसकी वजह से उसके वेग में वृद्धि लगातार होती है। जब वस्तु स्वतंत्र रूप से गिरती है, पृथ्वी की ओर गिर रहे पिंड के वेग में जो वृद्धि की दर होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ वेलोसिटी या वेग में वृद्धि की दर, इसको ही हम गुरुत्वीय त्वरण का नाम देते हैं। जो मोटे तौर पर यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे जो पृथ्वी के वृद्धि की बात करें, वेग में वृद्धि की बात करें किसी भी पिंड में, वो यहाँ पे जो ठीक से समझने की चीज है, पिंड के वेग में वृद्धि की दर, इसे हम यहाँ पे, चूंकि गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से गति हो रही है और उसके वेग में वृद्धि गुरुत्वीय बल के कारण से हो रही है, इसलिए इस वृद्धि की दर को ही हम यहाँ पे गुरुत्वीय त्वरण का नाम देते हैं। और इस गुरुत्वीय त्वरण जो एक व्यंजक हमने बताया, इसको हम स्मॉल g से रिप्रेजेंट करते हैं।
गुरुत्वीय त्वरण गुरुत्वीय बल के कारण से वस्तु के, गतिशील वस्तु के जो पृथ्वी के वायुमंडल में पृथ्वी के आकर्षण से गिर रही है उसके अंदर होने वाली वेग में वृद्धि की दर को हमने गुरुत्वीय त्वरण कहा। m द्रव्यमान के वस्तु पर हमारे इस स्थिति में पृथ्वी के द्वारा जो आकर्षण का बल, गुरुत्वीय बल लगता है, उसका व्यंजक जैसा हमने पिछली स्लाइड में बताया F = G mm/r² होगा। न्यूटन के गति के द्वितीय नियम के अनुसार, न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन ये कहता है कि फोर्स = मास × एक्सेलरेशन, बल यहाँ पे द्रव्यमान और त्वरण के गुणक के बराबर होता है। हमारे इस केस में जब वस्तु पृथ्वी के आकर्षण की वजह से वृद्धि उसके वेग में होती है, त्वरण उसके अंदर होता है, तो अब यहाँ पे हमारे पास एक्सप्रेशन होगा स्मॉल m और a की जगह पर हम यहाँ पे रिप्लेस करेंगे स्मॉल g से, जो यहाँ पे इस न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन में त्वरण का व्यंजक आ रहा है। त्वरण के स्थान पर हमने यहाँ पे a को g से डिनोट किया है, a = G। ये गुरुत्वीय बल के कारण से वस्तु या व्यक्ति में उत्पन्न त्वरण है, इसी को हम गुरुत्वीय त्वरण का नाम देते हैं। इस समीकरण 1 और ये 2, इन दोनों समीकरणों को आप सॉल्व करें, क्योंकि दोनों के लेफ्ट हैंड साइड में f है, आप इनके राइट हैंड साइड को बराबर करें, एक एक्सप्रेशन हमें यहां पर मिलता है mg = G m × m/r²। अब यहां पर आप देखिए स्मॉल m इस तरफ भी आ रहा है, स्मॉल m यहां पर भी आ रहा है, इन दोनों स्मॉल m को हम कैंसिल कर देते हैं, तो हमारे पास में यहां पर जो व्यंजक यहां पे प्राप्त होता है स्मॉल g, यहां पे स्मॉल g बचा लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में बचेगा G m/r²। ये हमें सामान्य रूप से पृथ्वी की सतह पर जो एक औसत गुरुत्वीय त्वरण होता है स्मॉल g = G m/r², इसका एक व्यंजक हमें यहां पर मिल जाता है, और इस व्यंजक से हम स्मॉल g गुरुत्वीय त्वरण को यहां नाम दे रहे हैं, कैपिटल G हमारा सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक है, कैपिटल M पृथ्वी का द्रव्यमान है, कैपिटल R यहाँ पे पृथ्वी की त्रिज्या है। इस स्मॉल g की कैलकुलेशन हम पृथ्वी के साथ साथ किसी भी अन्य पिंड, किसी भी अन्य ग्रह के ऊपर भी कर सकते हैं। यदि हम इसको चंद्रमा के ऊपर निकालना चाहेंगे, G ऑन अर्थ, जैसे अर्थ की सरफेस पे हमने निकाला है, उसी तरह से चंद्रमा की सतह पे यदि स्मॉल g को कैलकुलेशन करते हैं, G कैपिटल वही रहेगा, लेकिन यहाँ कैपिटल M की जगह पे हमें चंद्रमा का द्रव्यमान रखना पड़ेगा। इसी प्रकार से त्रिज्या जो हमने पृथ्वी की कैपिटल R ली है, यदि हम चंद्रमा की सतह पर स्मॉल g कैलकुलेट कर रहे हैं, स्मॉल g निकालने के लिए चंद्रमा की सतह के लिए हमें यहाँ पे चंद्रमा की त्रिज्या कैपिटल R m कह सकते हैं, m को m आप कह सकते हैं, हमें चंद्रमा का द्रव्यमान और चंद्रमा की त्रिज्या को कंसीडर करना पड़ेगा। ये एक एक्सप्रेशन हमें बेसिक फार्मूला स्मॉल g की कैलकुलेशन के लिए, गुरुत्वीय त्वरण के लिए हमें यहाँ पर प्राप्त हो जाता है, जिसकी वजह से हम यहाँ पे गुरुत्वीय त्वरण ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रकार से गुरुत्वीय त्वरण की जब हम बात करते हैं, हमारे पास एक्सप्रेशन क्लियर निकल जाता है स्मॉल g = G m/r²। आप यहाँ नोट करेंगे कैपिटल G यहाँ पे एक सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक है जो कांस्टेंट होगा, सार्वत्रिक कांस्टेंट है, यूनिवर्सल कांस्टेंट है। पृथ्वी पर के साथ साथ किसी भी अन्य ग्रह पे भी आप निकालते हैं, इसका मान नियत रहेगा, जैसा हमने पिछली श्रृंखला में इसकी वैल्यू निकाली थी 6.673 10⁻11 ऐसा यूनिट्स न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम में, इसका पर किलोग्राम स्क्वायर में इसका मान होता है। कैपिटल M पृथ्वी का द्रव्यमान है, अन्य किसी ग्रह पे निकालते हैं उस ग्रह का द्रव्यमान यहाँ पे होगा, कैपिटल R उस ग्रह की त्रिज्या होगी, या पृथ्वी के केस में पृथ्वी की त्रिज्या होगी। आप यहाँ नोट करेंगे स्मॉल m पर निर्भर नहीं करता है, स्मॉल m यहाँ पर कहीं भी नहीं आ रहा है। इस पूरे फॉर्मूले में आप देखेंगे स्मॉल m जो वस्तु गिर रही है या जिस पर आप गुरुत्वीय त्वरण महसूस कर रहे हैं, जिसकी बात कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल यदि हम एक फीदर, एक पंख को गिराते हैं, एक पेंसिल को गिराते हैं, एक पत्थर को गिराते हैं, ये तीनों चीजें यदि पृथ्वी के तरफ आकर्षित होकर के गिर रही हैं, पृथ्वी के ऊपर हमने उनको ऊपर से छोड़ा है, ये तीनों गिर रही हैं, निश्चित रूप से इन तीनों का द्रव्यमान अलग अलग होगा। पंख बहुत लाइट होगा, बहुत कम द्रव्यमान होगा, पेंसिल का या पेन का उससे थोड़ा ज्यादा मास होगा, पत्थर का उससे ज्यादा मास होगा। लेकिन आप देखेंगे स्मॉल g के एक्सप्रेशन में, स्मॉल g का जो फॉर्मूला हमने निकाला है उसमें किसी भी प्रकार से यहाँ पे स्मॉल m जो वस्तु गिर रही है उसका द्रव्यमान यहाँ पर नहीं आता है। यानी एक से अधिक अलग अलग द्रव्यमान के पिंडों को वायु की अनुपस्थिति में, जो मेन मुख्य बात यहां पर है, वायु के अनुपस्थिति में यदि हम उनको फ्री फॉल करवाते हैं, स्वतंत्रता पूर्वक एक साथ गिराते हैं, फ्री फॉल और वायु की अनुपस्थिति का मतलब है वायु के कारण से जो घर्षण बल किसी वस्तु की गति में लगता है वो यहां पर नहीं होना चाहिए। जो एक उत्प्लावन बल
फ्लूइड मीडियम की वजह से हो सकता है, वो यहाँ पर नहीं होना चाहिए। वस्तुओं पर जो बल लग रहा है वो सिर्फ गुरुत्वीय बल यहाँ पर यदि कार्य करता है तो आप देखेंगे कि वे तीनों वस्तुएं एक साथ गिराने पर पृथ्वी पर एक साथ पहुंचेंगी। इन तीनों वस्तुओं में चाहे उनका द्रव्यमान अलग अलग ही क्यों ना हो, पृथ्वी के गुरुत्वीय बल से जो गुरुत्वीय त्वरण उत्पन्न होता है वो स्मॉल m पर निर्भर नहीं करता है और ये तीनों वस्तुएं पृथ्वी पर एक साथ पहुंचती हैं। यहां इस एग्जाम्पल से आप दूसरी तरफ से इसको समझ सकते हैं। एक वस्तु है जिसका द्रव्यमान हम 1 किलोग्राम, एक छोटा पिंड है, और एक बड़ा पिंड है जिसका मास यहां पर हमारे पास में 10 किलोग्राम है। यहां जब हम इसको ग्रेविटेशनल फोर्स कैलकुलेट करते हैं तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से आप यहां देखेंगे, यहां ग्रेविटेशनल फोर्स 100 न्यूटन बड़ी वाली वस्तु पर है और छोटी वाली वस्तु पर ये 10 न्यूटन का फोर्स यहां पर लग रहा है। यदि हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैलकुलेट करते हैं F/m, दोनों ही केसेस में, पहले केस में जब 100 न्यूटन 10 किलोग्राम से आप डिवाइड कर दें और यहाँ पे 10 न्यूटन को आप 1 किलोग्राम से डिवाइड करें, हम दोनों ही केस में देखते हैं गुरुत्वीय त्वरण, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है। हम जैसे आगे निकालेंगे, सतह पर औसत मान इसका 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिया जाता है। हम एक अप्रॉक्सीमेट एग्जांपल समझने के लिए बात कर रहे हैं। बड़ी वस्तु जिसका द्रव्यमान पहले से 10 गुना था तो भी इसका गुरुत्वीय त्वरण 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही आता है और पहली वस्तु का गुरुत्वीय त्वरण भी आपको यहाँ पे 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही मिलता है। इसी चीज को आप दोबारा इस एग्जांपल से देख सकते हैं। जब हमने एक फीडर, एक पंख और एक बॉल को देखे, आप यहाँ पे गिरते हुए देख सकते हैं। जब हमने एक फीडर और एक बॉल को गिराया है, दोनों का मास अलग अलग है। आप यहाँ पर देख रहे हैं जब ये दोनों गिरती हैं तो यहाँ पर ये दोनों एक साथ जब पृथ्वी की सतह पर टच करती हैं वो दोनों एक साथ गिरती हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज हमें यहाँ पे समझनी है, स्मॉल जी या गुरुत्वीय त्वरण का मान कभी भी गिरती हुई वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करेगा। गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी कैपिटल Gm/r² जो हमने फॉर्मूला निकाला है, इसको हम पृथ्वी के घनत्व के रूप में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। पृथ्वी की डेंसिटी, माध्य घनत्व, जो मीन एवरेज डेंसिटी अर्थ की है, हम पृथ्वी को यदि गोलाकार मानते हैं तो पृथ्वी का द्रव्यमान आप निकाल सकते हैं। द्रव्यमान चूंकि आयतन इंटू घनत्व के बराबर होगा, ये एक्सप्रेशन 4/3 पाई r3 ये पृथ्वी का औसत आयतन हो गया और इसको हमने जब घनत्व से गुणा किया तो हमें पृथ्वी का द्रव्यमान मिल जाता है। तो एक एक्सप्रेशन हमारे पास में है, m को यहाँ पर हम कैपिटल स्मॉल d जो पृथ्वी का घनत्व हम बात कर रहे हैं उसके रूप में हम यहाँ पर एक्सप्रेस कर रहे हैं। ये चीज हमें यहाँ पर मिल जाती है। इसके साथ में जब हम इस चीज को यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं, स्मॉल जी हमारे पास फॉर्मूला था Gm/r², अब यहाँ पे स्मॉल कैपिटल जी का ही रहेगा। अब 4/3 पाई r² जो यहाँ पर अपने पास में आ रहा है, इसको यदि हम बात करते हैं, ये 4/3 पाई r³ इंटू d, ये हमने किस चीज के लिए सब्स्टिट्यूट किया है, ये हमने कैपिटल M के स्थान पर यहाँ पे रख दिया है। पृथ्वी का द्रव्यमान कैपिटल M 4/3 पाई r³ इंटू d स्मॉल d के बराबर होगा। नाउ दिस इज नीचे r² यहाँ पे एक्सप्रेशन में आ रहा है अपने पास में। r² के साथ में यदि हम बात करते हैं, इस चीज को सॉल्व करते हैं आगे, यहां पर आप देखिए r², ये r² यहां पे कैंसिल आउट हो जाता है, कैपिटल R यहां पे सिर्फ बचेगा। इस एक्सप्रेशन को हम दोबारा सॉल्व करके लिखते हैं, ये हमारे पास होता है 4/3 पाई कैपिटल G कैपिटल R एंड स्मॉल d। ये हमें एक स्मॉल जी के लिए नया फॉर्मूला मिल जाता है जहां पे हम इसको द्रव्यमान के बजाय पृथ्वी के घनत्व के रूप में एक्सप्रेस करते हैं। 4/3 पाई Gr/d स्मॉल जी का एक दूसरा एक्सप्रेशन जहां पे हम इस फॉर्मूले को पृथ्वी के घनत्व के रूप में एक्सप्रेस करते हैं। गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी कैपिटल Gm/r², इसको यदि हम एक एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करना चाहें, पृथ्वी की सतह पर क्या मान इसका होगा, पृथ्वी का जो औसत द्रव्यमान लिया जाता है वो है 5.97 इंटू 10⁻²4 10⁻24 किलोग्राम्स। पृथ्वी की त्रिज्या 6371 किलोमीटर होती है। इसको हम यदि मीटर में कन्वर्ट करते हैं 6.371 इंटू 10⁻6 मीटर्स, ये पृथ्वी की त्रिज्या हो गई। इन दोनों चीजों को, दोनों वैल्यूज को यदि हम यहाँ पर पुट करें, इस फॉर्मूले के अंदर रखें, कैपिटल जी का मान हमने पहले से निकाला हुआ है 6.67 10⁻11 होता है, हमने पिछले पार्ट में भी जिसे बात की थी। यहाँ पे कैपिटल M का मान हमने रखा, पृथ्वी का द्रव्यमान 5.97 10⁻24, कैपिटल R जो पृथ्वी की त्रिज्या की बात है 6.371 इंटू 10⁻6 का स्क्वायर। इस एक्सप्रेशन को जब हम सॉल्व करते हैं, ये वैल्यू हमें मिलती है स्मॉल जी इक्वल्स टू 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये जो नॉर्मली हम कैलकुलेशंस में काम लेते हैं 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये पृथ्वी की सतह पे औसत गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है।
गुरुत्वीय त्वरण को समझने के बाद अब हम बात करते हैं ऊंचाई के कारण से। जब हम पृथ्वी की सतह से, हमारे पास पृथ्वी है कैपिटल एम, इसका हम द्रव्यमान मानते हैं, हम इसकी त्रिज्या को कैपिटल आर इस पूरे डिस्कशन में लेकर के चलेंगे। यहाँ पे पृथ्वी के केंद्र से हम किसी हाइट पर, हम बात करें सतह से किसी हाइट पर, यदि कोई वस्तु छोटी स्मॉल एम मास की यहाँ पे रखी हुई है, यहाँ ये मान लेते हैं सतह से इस वस्तु के जो हाइट है, ऊंचाई है, जहां पर इस वस्तु स्थित है, जहां हमें गुरुत्वीय त्वरण निकालना है, ये स्मॉल एच है। कैपिटल एम पृथ्वी का द्रव्यमान हुआ, कैपिटल आर पृथ्वी की त्रिज्या हुई, स्मॉल एम वो द्रव्यमान है जहां जिसके लिए हमें गुरुत्वीय त्वरण ज्ञात करना है, एच वो हाइट है जहां पे हमें गुरुत्वीय त्वरण के व्यंजक को निकालना है। तब इस आर्टिकल में, इस केस में हम ऊंचाई के कारण से क्या चेंजेस, गुरुत्वीय त्वरण के मान में क्या परिवर्तन आते हैं, इसके लिए हम यहाँ पे बात करेंगे। यदि हम बात करें स्मॉल एम द्रव्यमान की कोई वस्तु पृथ्वी की सतह पर स्थित है, तो गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी, जैसा हमने भी पीछे निकाला, हम इस फॉर्मूले को mg इक्वल्स टू जी mm अपॉन आर स्क्वायर करके हमने पिछली बार इसको सॉल्व किया। स्मॉल m कैंसिल हो जाता है, यहां पर हमें स्मॉल g के लिए एक्सप्रेशन मिलता है। अब ये एक्सप्रेशन यहां पर हम स्मॉल g का नहीं काम में ले रहे हैं, हम यहां पर ये बात करते हैं कि मान लीजिए यही वस्तु पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई पर स्थित है, जहां पे गुरुत्वीय त्वरण का मान g डैश है। अब g डैश जो मान यहां पर है, हमने सतह पे स्मॉल g लिया था, इस पॉइंट पर जो हमारा h हाइट वाला पॉइंट है, यहां पे हम यहां पर वैल्यू मान के चलते हैं कि गुरुत्वीय त्वरण का परिवर्तित मान, परिणामी मान स्मॉल g डैश हो जाता है। अब इस एक्सप्रेशन के हिसाब से यदि हम इस g डैश के हिसाब से उस वस्तु पर लगने वाले पृथ्वी के गुरुत्वीय बल की गणना करें, mg डैश होगा, और न्यूटन के नियम के हिसाब से यह वैल्यू होनी चाहिए g m पहले चीज का द्रव्यमान यानी पृथ्वी का द्रव्यमान, स्मॉल m दूसरी वस्तु का द्रव्यमान, और नीचे आती है दोनों के बीच की दूरी का स्क्वायर, जो हमारे न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम था, g mm अपॉन आर स्क्वायर। अब यहाँ पे आर स्क्वायर हम क्या ले रहे हैं, आर स्क्वायर हम ले रहे हैं पृथ्वी की त्रिज्या कैपिटल आर एंड देन स्मॉल h जो पृथ्वी की सतह से उस वस्तु की ऊंचाई है, दोनों मिलाकर के स्मॉल r की जगह हमें रखना है r प्लस h का स्क्वायर। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब इन दोनों इक्वेशंस को यदि हम सिंप्लीफाई करें, 2 में 1 को डिवाइड कर दें, 2 में 1 का भाग दे दें, g डैश अपॉन g यहां पर हम लिखेंगे। तो आप देखिए इस सेकंड इक्वेशन में फर्स्ट को आप जब डिवाइड करते हैं, यू विल सी यहाँ पे स्मॉल m कैंसिल हो जाता है, g और m, ये g ये m, इस कैपिटल M ये कैंसिल हो जाता है। हमारे पास डायरेक्टली एक रिलेशन आता है, r स्क्वायर ऊपर होगा, r प्लस h होल स्क्वायर नीचे की तरफ आता है। यहाँ इस r स्क्वायर को हम इस नीचे वाले एक्सप्रेशन में डिवाइड कर देते हैं, ये सिंप्लीफाई होता है 1 अपॉन 1 प्लस h अपॉन r स्क्वायर। सो वी गेट g डैश अपॉन g, एक एक्सप्रेशन, एक अनुपात हमें यहाँ पे मिल जाता है 1 अपॉन 1 प्लस h अपॉन r होल स्क्वायर। g डैश के लिए एक्सप्रेशन हम इस g को भी राइट साइड में ले लेते हैं, ये फाइनली एक्सप्रेशन अपने पास में आता है g डैश इक्वल्स टू g अपॉन 1 प्लस h अपॉन r होल स्क्वायर। ये एक्सप्रेशन g डैश इक्वल्स टू g 1 प्लस h अपॉन r होल स्क्वायर, ये एक्सप्रेशन हमें किसी भी वस्तु जो पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई पर है उसके लिए एक व्यंजक हमें देता है। इसके द्वारा हम गुरुत्वीय त्वरण के परिवर्तित मान को ज्ञात कर सकते हैं। आप यहां देख पाएंगे स्मॉल g में हम किसी 1 प्लस व्यंजक का भाग दे रहे हैं, एक से बड़े किसी व्यंजक का भाग दे रहे हैं। ऑब्वियसली जो वैल्यू हमें नहीं प्राप्त होगी, यानी g डैश जो प्राप्त होगा वो हमेशा स्मॉल g से कम होगा, यानी ऊंचाई पर जाने पर सतह से गुरुत्वीय त्वरण का मान कम हो जाता है। जितना मान सतह पे था उससे मान ऊंचाई पर जाने पे कम हो जाता है। पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान ऊंचाई के साथ साथ में कम होता जाता है, ऊंचाई के साथ में घटता जाता है। इस एक्सप्रेशन में यदि हम स्मॉल h इक्वल्स टू r पुट कर दें, यदि हमारी वस्तु पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर की हाइट पर हो, जो हमारी पृथ्वी की त्रिज्या है 6371 किलोमीटर, हम पृथ्वी की सतह से उतनी ही ऊंचाई पर यदि चले जाएं, यानी h इक्वल्स टू r हो, इस एक्सप्रेशन में आप h इक्वल्स टू r पुट करते हैं, h की जगह पर हमने यहाँ पे r रख दिया, ये कैपिटल R एंड स्मॉल r कैंसिल हो जाता है, 1 आ जाता है, 1 प्लस 1 2, 2 स्क्वायर 4, सो वी गेट एक्सप्रेशन g अपॉन 4, g डैश का मान हो जाएगा यहाँ पे g बाई 4, यानी पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर की हाइट पर गुरुत्वीय त्वरण का मान सतह से 1/4 रह जाता है। जैसे जैसे ऊपर जाते जाते हैं इसका मान कम होता जाता है और हाइट पर इसका मान 1/4 रह जाता है। एक और चीज यहां पर हम देखना चाहेंगे, यदि h का मान
ए फ्यू किलोमीटर्स, बहुत कम है, कुछ किलोमीटर से, 500 मीटर, 1 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर है, यानी h बहुत कम है कैपिटल R की तुलना में, देन उस केस में हम यहाँ पे इसको थोड़ा अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं इस रिलेशन को। यहाँ पर g डैश इक्वल्स टू होगा g 1 प्लस h अपॉन r होल स्क्वायर था, हमने ऊपर ले लिया इस एक्सप्रेशन को, ये पावर हो गई -2। अब यहाँ पे जब हम इसको बाइनोमियल एक्सपेंशन या द्विपद प्रसार से खोलते हैं तो यहाँ पे ये अप्रोक्सीमेट रिलेशन हमें मिलता है केवल इस स्पेसिफिक कंडीशन में कि जब बहुत कम ऊंचाई पर, हम कुछ किलोमीटर्स की ऊंचाई पर ही गुरुत्वीय त्वरण को देख रहे हो, तो यहाँ पे आप इसको अप्रोक्सीमेटली लिख सकते हैं g डैश इक्वल्स टू g 1 - 2h अपॉन r। ये अप्रोक्सीमेट रिलेशन है। आपके पास यदि 500 किलोमीटर की हाइट पे g निकालना है तब हम इस एक्सप्रेशन को काम में नहीं लेंगे, उस केस में हमारे पास एग्जैक्ट रिलेशन काम में लेना है, g डैश इक्वल्स टू g अपॉन 1 प्लस h अपॉन r होल स्क्वायर। जब हम कुछ मीटर या किलोमीटर्स के हाइट पे बात कर रहे हैं, एक बड़ी मीनार है उसके हाइट पर यदि हम बात कर रहे हैं कि वहां से स्मॉल g में क्या वेरिएशन होगा, तो हमें इस अप्रोक्सीमेट रिलेशन को काम में लेना होगा, g डैश बराबर g 1 - 2h अपॉन r। यह इसी स्थिति को जो हमने एक एक्सप्रेशन निकाला, एग्जैक्ट रिलेशन हमारा होगा g डैश इक्वल्स टू g 1 प्लस h अपॉन r होल स्क्वायर। यहां पर आप देख पाएंगे जैसे जैसे हाइट बढ़ती है इस g डैश के मान में कमी आती है। यहां इस ग्राफ से हम इसको डिपिक्ट कर रहे हैं, एक कर्व हमने यहां पे ड्रॉ किया हुआ है। छोटा जो शुरू का पोर्शन आप देख पा रहे हैं, यह है जब ऊंचाई बहुत कम होती है। इस पोर्शन में ये लगभग लीनियर होता है, ये कर्व रेखीय ग्राफ होता है, यानी जैसे जैसे h बढ़ता है g डैश का मान इसके साथ लगातार कम होता जाता है, रैखिक रूप से, लीनियर रूप से कम होता जाता है। h लेस देन कैपिटल R वाली स्थिति जब खत्म हो जाती है, ये बाद वाला पोर्शन जो आप देख रहे हैं, तब इसमें हम कह सकते हैं 1/r² जो रेसिप्रोकल चेंज यहां पर आता है, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रम अनुपाती यहां पर डिक्रीज स्मॉल g के मान में जो कमी होती है वो ज्यादा तेजी से होना शुरू हो जाती है। शुरू में ग्राफ लीनियर होगा जब h लेस देन कैपिटल R है, और बाद में ये लगातार g इज प्रोपोर्शनल टू 1/r² की तरह से इसके मान में तेजी से कमी आती जाती है। ये यदि h लेस देन बहुत कम है r की तुलना में, h लेस देन r है, उस केस में हमें फॉर्मूला लेना है g डैश इक्वल्स टू g 1 - 2h अपॉन r। स्पष्टतः पृथ्वी की तल से कम ऊंचाई के लिए g के मान में रेखीय परिवर्तन होगा, और जैसे जैसे हम और ऊपर जाते हैं यह परिवर्तन वक्रीय होता जाता है। इस परिवर्तन को हम कितना अमाउंट चेंज हो रहा है डेल्टा जी ज्ञात करें, डेल्टा जी इक्वल्स टू g डैश माइनस g, इसी फॉर्मूले से यदि अपन निकालें ये आता है -g 2h अपॉन r, यानी डेल्टा जी इज प्रोपोर्शनल टू स्मॉल h। केवल किस कंडीशन में, जब हमारा h r से बहुत कम होता हो। तो ये ग्राफ पृथ्वी की सतह से ऊपर g में किस प्रकार से वेरिएशन होगा उसको एक्सप्लेन करता है। शुरू में रैखिक परिवर्तन है और उसके बाद में ये कर्व फॉर्म आ जाती है, वक्रीय रूप से यहाँ पे परिवर्तित होना शुरू हो जाता है। अब हम सेकंड केस की बात करते हैं। अभी हमने देखा ऊंचाई के कारण से क्या चेंजेस आते हैं, स्मॉल g डैश कैसे परिवर्तित होता है, हमने इसके फॉर्मूलेज निकाले। अब हम दूसरे केस की बात करते हैं जहां हम पृथ्वी की सतह से अंदर की तरफ, केंद्र की तरफ जाते हैं, यानी गहराई के कारण से g में क्या परिवर्तन होता है। आप यहाँ पर फिगर देख रहे हैं, ये आउटर स्फेयर हमारा जो बाहर का गोला है हमारा पृथ्वी है। पृथ्वी में ऊपर से हमने कोई सुरंग खोदी मान लीजिए, और सुरंग में किसी वस्तु को हमने ड्रॉप किया। ये वस्तु जब यहाँ पे स्मॉल m, हमारी वस्तु जो हमने ऊपर से सुरंग पर से ड्रॉप करी है, ये पृथ्वी के केंद्र की तरफ आकर्षित हो रही है। ये जब अंदर किसी जगह पे पहुंचती है जहां हम कहते हैं स्मॉल r, छोटे गोले की त्रिज्या है, जो पृथ्वी का इनर कोर होगा, अंदर का जो द्रव्यमान होगा वो गोले की त्रिज्या स्मॉल r हम मान रहे हैं, और हमारे पृथ्वी का द्रव्यमान कैपिटल M ले रहे हैं, और पृथ्वी की त्रिज्या कैपिटल R हम यहाँ पर लेकर के चल रहे हैं। यदि m द्रव्यमान की वस्तु को हम ऊपर से ड्रॉप करते हैं और वो सतह से ये h डिस्टेंस नीचे आ गई, ये h दूरी ये नीचे आ जाती है, और यहाँ पर यदि हम कहें कि हमारे गुरुत्वीय त्वरण का मान g डैश हो जाता है, हमें इस g डैश को कैलकुलेट करना है। अभी हमने जो पिछले केसेस में देखा, सतह पे गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है हमारा g इक्वल्स टू gm अपॉन r स्क्वायर। इसी को हम थोड़ा एक्सेलरेट करके देख रहे हैं, थोड़ा बड़ा करके यहाँ पर हम देख रहे हैं। हमारी पृथ्वी की त्रिज्या कैपिटल R है, ये आउटर जो येलो कलर का कोर हमें दिख रहा है ये हमारी पूरी पृथ्वी का द्रव्यमान है जो कैपिटल M होगा। वस्तु h हाइट नीचे गिर जाती है, h गहराई से नीचे गिर जाती है, सुरंग में वो h दूरी नीचे चल चुकी है। इस जगह पे हमें g डैश कैलकुलेट करना है। अब जो बची हुई पृथ्वी जो इस स्मॉल m द्रव्यमान पर बल आरोपित करेगी, यहाँ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इस स्मॉल m द्रव्यमान पर पृथ्वी के द्वारा जो गुरुत्वाकर्षण का बल लगेगा वो इस पूरे m द्रव्यमान के गोले की वजह से नहीं होकर के जो अंदर का इनर कोर हमारे पास आप ग्रीन पोर्शन देख रहे हैं, इस ग्रीन पोर्शन जिसका हम द्रव्यमान कैपिटल M डैश लेकर के चलते हैं,
पृथ्वी के सिर्फ m' द्रव्यमान के द्वारा ही इस वस्तु को अपने केंद्र की ओर आकर्षित किया जाता है। स्मॉल m छोटी वस्तु का द्रव्यमान है जो ऊपर से h गहराई नीचे आ चुकी है। कैपिटल M हमारी ओरिजिनल पृथ्वी का द्रव्यमान है। m' जो पृथ्वी का इनर कोर है जो इस वस्तु पर गुरुत्वीय बल आरोपित करता है उसका द्रव्यमान m' है। और यहाँ केंद्र से यदि हम इस अंदर के कोर की दूरी देखें या अंदर के गोले की त्रिज्या देखें वो यहाँ पे कैपिटल R-H है। इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। हमारा जो पिछले केसेस थे पृथ्वी की सतह से ऊंचाई पर कोई वस्तु थी उस वस्तु पे पूरी पृथ्वी एज ए होल एक गुरुत्वीय बल केंद्र की तरफ लगाती है। लेकिन यहां पर जब हम सुरंग के अंदर वस्तु की गति की बात कर रहे हैं, हमने सुरंग में अंदर वस्तु को ड्रॉप किया है और वस्तु जब गिरते हुए नीचे h दूरी चली जाती है तब इस वस्तु पे लगने वाला बल केवल इस R-H त्रिज्या के गोले के कारण से ही होगा। हम जो भी गुरुत्वीय बल कैलकुलेशन करेंगे उसमें हमें पृथ्वी का द्रव्यमान कैपिटल M नहीं लेना है, हमें इस कैपिटल M' के साथ में हमें फॉर्मूलेज को निकालना पड़ेगा। मान लेते हैं इस R-H गोले का भाग जो पृथ्वी का है उसका द्रव्यमान कैपिटल M' है। हम सबसे पहले इस कैपिटल M' को कैलकुलेट करें। कैपिटल M या द्रव्यमान सीधा सा सूत्र हमारा आयतन को घनत्व से गुणा करें, वॉल्यूम इंटू डिस्टेंस हम यहाँ पे करें, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी हम यहाँ पे करेंगे। वॉल्यूम होगा 4/3 पाई R-H होल क्यूब। यहाँ पे हम उस चूंकि छोटे हरे वाले गोले की बात कर रहे हैं, पृथ्वी का वो द्रव्यमान जो इस स्मॉल m पे बल लगाता है हम इसकी बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे हमें लेना पड़ेगा 4/3 पाई R-H होल क्यूब इंटू पृथ्वी का जो औसत घनत्व है उससे हम इसको गुणा कर देते हैं। यहाँ d पृथ्वी का औसत या माध्य घनत्व है, एवरेज डेंसिटी है। इस एवरेज डेंसिटी के साथ में यदि हम स्मॉल d को कैलकुलेट कर लें, अलग से निकाल लें, स्मॉल d क्या होगा, पृथ्वी का कुल द्रव्यमान कैपिटल M अपन पृथ्वी का कुल आयतन 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब। ये हम कर रहे हैं स्मॉल d को कैलकुलेट करने के लिए। पृथ्वी का औसत घनत्व क्या है इसको निकालने के लिए हमने पृथ्वी के द्रव्यमान में पृथ्वी के कुल आयतन का भाग दिया है कैपिटल M अपॉन 4/3 पाई R क्यूब। ये हमें पृथ्वी का घनत्व मिल जाता है। इसलिए अब m' का जो हमारा एक्सप्रेशन था जो हमने पिछली साइड में भी निकाला कि m' इक्वल्स टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। वॉल्यूम है 4/3 पाई R-H का होल क्यूब। यहाँ पे हम इसको एक्सप्रेशन को स्मॉल d जो हमने यहाँ पर लिया इसको हम यहाँ पे रख देते हैं। जो एक्सप्रेशन आपने यहाँ पर लिया इसके स्मॉल d के मान को हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। कैपिटल M अपॉन 4/3 पाई R क्यूब, कैपिटल M अपॉन 4/3 पाई R क्यूब यहाँ पे हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया है। अब आप देखिए यहाँ पे 4/3 कैंसिल हो जाएगा, ये 4/3 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, पाई यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, पाई यहाँ पर कैंसिल हो जाता है। हमने m' हमारा आयतन इंटू घनत्व का फॉर्मूला था, आयतन हमने 4/3 पाई R-H होल क्यूब लिखा। स्मॉल d जो औसत घनत्व है इसको हमने यहाँ से कैलकुलेट करके यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया है। 4/3 कैंसिल हो गया, पाई यहाँ पे ऊपर और नीचे कैंसिल हो गया। अब जो बचेगा हमारे पास में चीज जो बचेगी वो क्या रहेगी, यहाँ पे सिर्फ R-H का होल क्यूब बचा है, कैपिटल M बचा है और यहाँ पे कैपिटल R क्यूब आप देखेंगे R-H का होल क्यूब बचा है, नीचे कैपिटल R क्यूब बचा है और एक कैपिटल M बचा है। इन चीजों को हमने दोबारा लिख दिया। अब ये सतह से h दूरी नीचे जो गुरुत्वीय बल हमारे पास होता है इस पॉइंट स्मॉल m पर कितना बल लग रहा है, हमारे न्यूटन के नियम से यदि हम निकालें इसको mg' इक्वल्स टू कैपिटल G पहली वस्तु का द्रव्यमान यानी पृथ्वी के इनर कोर का मास कैपिटल M', जिस वस्तु पर हम G निकाल रहे हैं स्मॉल m, और जिस दूरी पर वो केंद्र से है, केंद्र से उसकी हाइट या डिस्टेंस यहाँ पर होगी R-H, तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसको R-H का होल स्क्वायर। ये एक्सप्रेशन हम यदि कैलकुलेट करें mg' इक्वल्स टू G m' इंटू M अपॉन R-H का होल स्क्वायर। यहाँ पे mg' ठीक है, G ठीक है, हमने m' की जगह पे जो मान हमने पीछे की स्लाइड में निकाला R-H होल क्यूब कैपिटल M अपॉन R क्यूब, ये m' के मान को हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया है। ये स्मॉल m बचा हुआ है, R-H होल स्क्वायर यहाँ पर पहले से बचा हुआ है। अब यहाँ पर भी आप देखेंगे R-H होल स्क्वायर, ये पूरा एक्सप्रेशन यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाता है। हमारे पास में यहाँ ऊपर सिर्फ R-H बचेगा, इसी तरह से R क्यूब यहाँ नीचे की ओर बचेगा, स्मॉल m यहाँ पर बचेगा। इसको हम यदि सिंप्लीफाई करते हैं, स्मॉल m भी आप यहाँ पे दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड में राइट हैंड साइड में कैंसिल आउट कर सकते हैं, यानी लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास सिर्फ g' बचेगा। यहाँ पे कैपिटल G एज इट इज है, R-H नीचे स्क्वायर था ऊपर क्यूब था कैंसिल हो गया, ऊपर सिर्फ R-H बचा है अपने पास में, कैपिटल M बचा हुआ है एंड R क्यूब बचा हुआ है। ये एक्सप्रेशन और सिंप्लीफाई करें, इसको G M को हमने इसके साथ में ले लिया, यहाँ पर M एंड R स्क्वायर, इस R क्यूब में से R स्क्वायर को हमने अलग कर दिया, यहाँ पे बचा R-H अपॉन R।
या देखेंगे ये एक्सप्रेशन gm/r², इस एक्सप्रेशन को आप क्या कहते हैं? जो gm/r² हमारे पास में एक्सप्रेशन होता है, इस एक्सप्रेशन को हम कहते हैं स्मॉल g। पृथ्वी की सतह पे जो गुरुत्वीय त्वरण हमने शुरू के स्लाइड्स में निकाला था, ये वैल्यू हम स्मॉल g से रिप्लेस कर सकते हैं। ये वैल्यू यहाँ पे स्मॉल g से रिप्लेस हो गई, हमारे पास फॉर्मूला बचा g डैश इक्वल्स टू ये gm/r² को हमने स्मॉल g लिख दिया है, ये r से इसको आप डिवाइड करेंगे 1 - h/r। So finally we get the expression g dash equals to g1 - h/r। ये हमारे पास में फाइनली गुरुत्वीय त्वरण के लिए फॉर्मूला मिल जाता है। जब हम पृथ्वी की गहराई में अंदर की तरफ जाते हैं, सतह से h दूरी नीचे हम जब होते हैं, तो गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होगा? g dash equals to g1 - h/r। ऑब्वियसली यहाँ पे भी जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, जो गुणा हो रहा है, वो 1 से कम है, 1 माइनस समथिंग है। इसका मतलब ये फाइनली जो g डैश की वैल्यू आपको मिलेगी वो ओरिजिनल सतह वाले g से कम होगी। यानी हमने पिछले केस में देखा, जब हम ऊपर की ओर जाते हैं सतह से तो भी g का मान कम होता है, जब हम नीचे की ओर आते हैं तो भी g का मान कम होता है। दोनों स्थितियों में गुरुत्वीय त्वरण के मान में कमी आती है। यहां पर जो एक्सप्रेशन हमने देखा है g डैश इक्वल्स टू g डैश इक्वल्स टू g1 - h/r, ये हमारा एक्सप्रेशन था। पृथ्वी की सतह से नीचे जाने पर त्वरण घटेगा और जिससे से हम पृथ्वी के केंद्र पर चले जाते हैं। यहाँ पर देखिए ये ग्राफ, यहाँ पे ये वाला पोर्शन था जो हमारी हाइट का पोर्शन था, जो हमने पिछले स्लाइड्स में देखा। हाइट के कारण से, ऊंचाई के कारण से जी में जो वक्रीय कमी आती थी, शुरू में रेखिक परिवर्तन था, बाद में वक्रीय कमी थी। यहाँ पे जी इज प्रोपोर्शनल टू 1/r² है। और ये अंदर का पोर्शन है, ये हमारे पृथ्वी से नीचे की ओर का पोर्शन है। यहाँ ये वाली जो पोर्शन है 0 से r तक, पृथ्वी के केंद्र से लेकर के पृथ्वी की सतह पर आने पर जो दूरी में परिवर्तन होगा वो कैपिटल R तक हम पहुंचे हैं। ये पृथ्वी की सतह से नीचे का चेंजेस है, और ये डॉटेड लाइन के बाद वाली जो प्रक्रिया आप देख रहे हैं, जो वक्र आप देख रहे हैं, वो पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर क्या चेंजेस होते हैं उसके बात है। तो यहां देखेंगे केंद्र पर 0 होगा इसका मान, गुरुत्वीय त्वरण का मान केंद्र पर, पृथ्वी के सेंटर पे 0 होगा। केंद्र से लेकर के सतह तक ये लगातार बढ़ता है। और यदि आप उल्टा चलते हैं, सतह से अंदर की ओर आते हैं, तो आप देखेंगे रेखिक रूप से इसका मान कम होता है। जी डैश के मान में कमी आती है। सबसे अधिक ये सतह पर होगा, मैक्सिमम होगा सरफेस के ऊपर, और सरफेस से अंदर आप जाते हैं तो भी कम होगा, रेखिक रूप से कम होगा अंदर की ओर। और जब बाहर की ओर हाइट पे आप चलते हैं तो ये वक्रीय रूप से कम होता है। दोनों ही केसेस में कम होता है। जी के मान में सतह से चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, दोनों ही केस में कमी आती है। इस केस में आप इस एक्सप्रेशन में यदि आप h इक्वल्स टू r पुट करते हैं, यहाँ पे h की जगह पे r रख दें, r/r 1 माइनस 1 0 हो जाता है। यानी जी डैश का मान यहाँ पे हमें 0 प्राप्त होता है। ये स्थिति हम यहाँ पे इस पॉइंट शून्य जो पॉइंट हमारा है, ओरिजिन जो यहाँ पर है, मूल बिंदु है, वहां से हम दिखा रहे हैं। यहाँ पे h इक्वल्स टू r होगा, और इस केस में यहाँ पे जी डैश का मान 0 होगा। ये दो केसेस हमारे हुए जहां हमने ऊंचाई के कारण से और गहराई के कारण से स्मॉल जी में क्या चेंज आता है उसकी बात करें। दोनों ही केस में जी के मान में कमी आती है। तीसरा परिवर्तन हम देखते हैं जहां पे आकृति के कारण से क्या परिवर्तन होता है। पृथ्वी की आकृति में जो चेंजेस होते हैं, आकृति में क्या चेंजेस होते हैं, यदि आप पृथ्वी को देखें, एक्चुअली ये स्फेरिकल नहीं होकर के ओवल शेप में होती है। ओवल शेप में यानी ध्रुवों पर से ये थोड़ी सी चपटी होती है, पिचकी हुई होती है। नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, जो हमारे उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव हैं, वहां पर आप देखें तो पृथ्वी की त्रिज्या थोड़ी सी कम होगी, भूमध्य रेखा पर इसकी त्रिज्या थोड़ी सी ज्यादा होगी। यानी पृथ्वी ध्रुव पर थोड़ी सी चपटी है, इसलिए यदि हम रेडियस ध्रुव पे निकालें और रेडियस भूमध्य रेखा पे निकालें तो ध्रुवों पे त्रिज्या थोड़ी कम होगी और भूमध्य रेखा पे त्रिज्या ज्यादा होगी। इसके हिसाब से यदि हम ध्रुवों के ऊपर स्मॉल जी को कैलकुलेशन करें, गुरुत्वीय त्वरण एट पोल कितना होगा, gm अपॉन, यहाँ पे r की जगह हमें r ध्रुव लिखना पड़ेगा। यदि हम भूमध्य रेखा पे कैलकुलेट करें तो ये होगा gm अपॉन r भूमध्य का स्क्वायर, यानी रेडियस जो ध्रुव के ऊपर है उसका स्क्वायर लेंगे हम जब हम g ध्रुव निकालते हैं। जब हम g इक्वेटर पे या भूमध्य रेखा पे निकालते हैं तब इसका मान gm अपॉन कैपिटल R भूमध्य रेखा पे जो त्रिज्या है उसका स्क्वायर हमें लेना पड़ेगा। अब आप इस एक्सप्रेशन में देखें, चूंकि r ध्रुव कम है, नीचे वाला फैक्टर इसमें कम है, तो g ध्रुव ज्यादा होगा और g भूमध्य रेखा कम होगा। नीचे वाला फैक्टर जब ज्यादा होता है, ज्यादा से भाग देते हैं, तो अल्टीमेट रिजल्ट हमें कम प्राप्त होता है। यानी g ध्रुव का मान हमेशा g भूमध्य रेखा से कम प्राप्त होगा। अब इस चीज को जब सॉल्व करें, ऑब्वियसली भूमध्य रेखा पे g का मान कम होगा, क्योंकि भूमध्य रेखा पे ध्रुव की वजह से कम होगा। ध्रुवों पे हमेशा गुरुत्वीय त्वरण का मान भूमध्य रेखा से अधिक होगा।
ये हमारी तीसरी स्थिति होगी जब हम आकृति के कारण से स्मॉल जी में परिवर्तन देखते हैं, गुरुत्वीय त्वरण में परिवर्तन देखते हैं, तो ऑब्वियसली भूमध्य रेखा पे गुरुत्वीय त्वरण का मान कम होगा और उत्तरी और दक्षिण ध्रुव पर जहां की उसकी त्रिज्या कम होती है, इसलिए गुरुत्वीय त्वरण का मान भूमध्य रेखा से अधिक होगा। यानी हम भूमध्य रेखा से उत्तरी ध्रुव की ओर चलें तो यहाँ पे इसकी त्रिज्या में लगातार कमी होती जाएगी। ये यहाँ पे बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम होगा उत्तरी ध्रुव पर या मैक्सिमम होगा दक्षिण ध्रुव पर, ध्रुवों पर अधिक होगा और भूमध्य रेखा पर इसके मान में कमी होगी। लास्ट चौथा केस हम देखते हैं जब घूर्णन के कारण से क्या परिवर्तन होता है। जैसा हम सब जानते हैं, पृथ्वी अपनी खुद के एक्सिस के ऊपर लगातार एक घूर्णन गति करती रहती है, रिवॉल्व होती रहती है। इसकी वजह से हमारे गुरुत्वीय त्वरण के ऊपर कैसे प्रभाव पड़ता है, अब हम उसकी बात करते हैं। मान लीजिए पृथ्वी है और ये अपने एक्सिस पर से ओमेगा वेग से रोटेट हो रही है, अपनी स्पिन कर रही है, अपने एक्सिस पर, स्वयं के एक्सिस पर घूर्णन कर रही है। यहाँ 3 पॉइंट्स हम बात करते हैं। एक यहाँ पे इक्वेटर पे पॉइंट हो गया A, एक बीच में B हो गया, एक उसके ऊपर C पॉइंट हो गया। यहाँ पर चूंकि जब पृथ्वी घूमती है, आप जस्ट इमेजिन करें कि यदि हमारे पास यहाँ पे कोई मास, कोई बॉडी यहाँ पर है और तो वो पृथ्वी के घूमने की वजह से वो खुद वस्तु भी एक सर्कुलर मोशन या एक वृत्ताकार गति करेगी। कोई भी वस्तु, चाहे वो पॉइंट A है, चाहे B है, C है, ये पॉइंट A भी यहाँ पे आप देखेंगे एक सर्कुलर मोशन में होगा। पृथ्वी के घूमने के कारण से ये वस्तु A या B या C ये भी एक निश्चित त्रिज्या के वृत्ताकार गति में लगातार वृत्ताकार गति करती हुई रहेगी। जब भी कोई वस्तु वृत्ताकार गति करती है, वहां पे एक अपकेंद्रीय बल काम करता है। एक अभिकेंद्रीय और अपकेंद्रीय बल हम बात कर सकते हैं। वस्तु A पर, जब पॉइंट A पर है, हम कहेंगे यहाँ पे मैक्सिमम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, एक अपकेंद्रीय बल यहाँ पे कार्य करेगा जो कि इस पॉइंट पर अधिकतम होगा, चूंकि यहाँ पे इस गति की त्रिज्या अधिकतम है। आप पॉइंट B पर जाते हैं, इस वृत्ताकार गति की त्रिज्या कम हो जाएगी। C पर जाते हैं और कम हो जाएगी। D पर जाते हैं, ये बात करें हम जो वस्तु पृथ्वी की सतह पर स्थित है और जो वृत्ताकार गति कर रही है, जो वस्तु का कंटिन्यूस सर्कुलर मोशन हो रहा है, उस सर्कुलर मोशन में मैक्सिमम त्रिज्या यहां पर है। कैपिटल A पॉइंट पर, B पॉइंट पर कम हो जाती है, C पर और कम हो जाती है। यानी जैसे जैसे हम ध्रुवों की तरफ जाते हैं, ये त्रिज्या कम होती जाती है। तो यहाँ पे मैक्सिमम जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा, जो अपकेंद्रीय बल यहाँ पे काम करेगा, m ओमेगा स्क्वायर r जिसको हम कहते हैं, जो वो त्रिज्या पे निर्भर करता है। त्रिज्या यहाँ अधिकतम है, ये बल यहाँ पे अधिकतम होगा, यहाँ कम होता जाता है, ध्रुवों पे 0 हो जाता है। इसकी वजह से जो इफेक्टिव ग्रेविटेशनल पुल, जो एक प्रभावी गुरुत्वीय बल पृथ्वी के केंद्र की ओर कार्य करता है, वो केंद्रीय बल, पृथ्वी की तरफ लगने वाला आकर्षण बल, चूंकि यहाँ इसका अपोजिट बल यहाँ पर एक लग रहा है अपकेंद्रीय बल के रूप में, और वो अपकेंद्रीय बल यहाँ अधिकतम है, तो नेचुरली यहाँ पे जो गुरुत्वीय बल होगा वो सबसे कम हो जाएगा और जैसे जैसे ऊपर जाते हैं कम होता है, यहाँ बढ़ता जाता है और ध्रुवों पर अधिकतम होगा। इसी चीज को मैथमेटिकली एक फॉर्मूले के रूप में, एक फॉर्मुलेशन के रूप में हम निकालना चाहेंगे, एक एक्सप्रेशन यहाँ पर हम कैलकुलेट करना चाहेंगे। मोटे तौर पर जो हमने यहाँ पर देखा, घूर्णन के कारण से परिवर्तन क्यों हो रहा है, क्योंकि पृथ्वी किसी निश्चित कोणीय वेग से घूर्णित हो रही है अपने एक्सिस पर, इसलिए उसकी सतह पर स्थित सभी वस्तुएं भी पृथ्वी की चारों ओर, पृथ्वी के अक्ष के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ में इसी कोणीय वेग ओमेगा से घूर्णित होती हैं। इस घूर्णन के कारण से पिंडों पर पृथ्वी के अक्ष के लंबवत बाहर की ओर, ये जो लंबवत बाहर की ओर एक अपकेंद्रीय बल कार्य करता है, ये बाहर की ओर एक अपकेंद्रीय बल कार्य करेगा। इसके कारण से पिंड पर पृथ्वी के केंद्र की ओर लगने वाला परिणामी गुरुत्वीय बल भी प्रभावी रूप से कम हो जाता है। इस कमी के कारण से जो प्रभावी गुरुत्वीय बल हुआ, गुरुत्वीय त्वरण इसके कारण से कम हो जाएगा। ध्रुवों पर ये कमी अधिकतम, यहां पर आप देखिए ध्रुवों पर इसका जो गुरुत्वीय त्वरण होगा या गुरुत्वीय बल जो लग रहा है, वो ध्रुवों पर अधिकतम होगा और भूमध्य रेखा पर ये न्यूनतम होगा। इसको हम मैथमेटिकली कैलकुलेट करना चाहेंगे। आप इसी फिगर को हम दोबारा देखें, ये हमारी पृथ्वी है, ये खुद की एक्सिस है, ये वस्तु या पृथ्वी यहाँ पे ओमेगा घूर्णन वेग से रोटेट कर रही है, ये इसका एंगुलर वेलोसिटी होगी रोटेशन की, कोणीय वेग हो गया। अब यहाँ पे हम बात करते हैं पॉइंट P पर कोई वस्तु है, स्मॉल m उसका मास है और ये भी पृथ्वी के साथ में इस डॉटेड सर्कुलर मोशन में गति कर रही है। क्योंकि पृथ्वी रिवॉल्व हो रही है, पृथ्वी के साथ साथ ये वस्तु भी चारों तरफ इस पाथ में रिवॉल्व होती है। इस छोटे वृत्त की त्रिज्या हम मानते हैं स्मॉल r है। ये पॉइंट P, इसको हम कह सकते हैं एक तरह से अक्षांश, जो यहाँ लैम्डा, इसका एक एंगुलर फॉर्म हो गया, इसका अक्षांश हो गया, इसका लॉन्गिट्यूड हो गया, लैटिट्यूड हो गया। इसके कारण से ये वस्तु जो स्मॉल m द्रव्यमान की P पॉइंट पर है, यहाँ ये लैम्डा एंगल बना रही है, इस सर्कुलर मोशन में ये है। सर्कुलर मोशन में होने से इस पे एक बाहर की ओर अपकेंद्रीय बल कार्य करता है, जिसको हम FC से डिनोट करते हैं। F फोर्स यहाँ पर जो सेंट्रीपिटल लग रहा है, इस फोर्स के दो कंपोनेंट्स हम निकाल सकते हैं। एक कंपोनेंट यहाँ पे इस पृथ्वी की सतह के
स्पर्श की दिशा में होगा, एक यहाँ पे इस पृथ्वी की सतह के लंबवत दिशा में बाहर की तरफ होगा। वस्तु यहाँ स्मॉल m है, इस पे mg डैश, चूंकि गुरुत्वीय त्वरण इसका इस बल के कंपोनेंट से कम हो जाएगा, यहाँ पे प्रभावी बल जो लगेगा वो हम mg डैश कहते हैं। mg डैश कितना होगा, हम इसको कैलकुलेट करें। यहाँ पे पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण से बिंदु P पर जो अपकेंद्री बल कार्य करेगा वो होगा हमारा m ओमेगा स्क्वायर r। ये यहाँ बाहर की तरफ कार्य करेगा और इस बाहर की तरफ लगने वाले बल का एक कंपोनेंट यहाँ पे हम देखेंगे जो पृथ्वी के केंद्र की तरफ लगने वाला आकर्षण बल है उसके विपरीत दिशा में एक कंपोनेंट, एक घटक यहाँ बाहर की तरफ लगता है। ये कंपोनेंट कितना होगा, चूंकि ये एंगल लैम्डा है, ये वाला कोण भी लैम्डा होगा, तो इसलिए एफसी का इस लैम्डा की तरफ घटक एफसी कॉस लैम्डा, जो क्षैतिज घटक हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है किसी भी बल का लैम्डा की दिशा में, इस कोण की दिशा में, वो हम बात करते हैं, ये एफसी कॉस लैम्डा होगा। ये एफसी कॉस लैम्डा इस दिशा में कार्य करता है और mg डैश जो हमारा ओरिजिनल mg था, जो पृथ्वी का गुरुत्वीय बल था, वो अंदर की तरफ केंद्र की ओर कार्य करता है। तो कुल मिला के परिणामी बल जो यहाँ पे mg डैश अब इफेक्टिवली वस्तु केंद्र की ओर महसूस करती है, mg डैश, वो होगा mg माइनस एफसी कॉस लैम्डा। mg जो गुरुत्वीय बल पृथ्वी लगाती है, एफसी कॉस लैम्डा अपकेंद्रीय बल जो वृत्ताकार गति की वजह से, वस्तु के r त्रिज्या के वृत्त में गति करने की वजह से जो एक कंपोनेंट इस पे बाहर की तरफ कार्य करता है एफसी कॉस लैम्डा, इस अमाउंट से ये नेट बल हमारा कम हो जाता है। इस कमी के कारण से जब हम इसको सॉल्व करें, एफसी का मान यहाँ पे पुट करें m ओमेगा स्क्वायर r, और दूसरी चीज आप यहाँ देखेंगे इस वृत्त के अंदर जो स्मॉल r हमारी इसकी त्रिज्या आ रही है, इस ट्राइंगल से आप इसको कैलकुलेट करें, स्मॉल r ये एंगल लैम्डा है और ये इसका हाइपोटेन्यूज या कर्ण यहाँ पे ये वाली साइड हो गई कैपिटल R, पृथ्वी की त्रिज्या, सो R इक्वल्स टू R cos लैम्डा होगा। ये स्मॉल जो एक सर्कुलर मोशन यहाँ पे वस्तु कर रही है, जो छोटा वृत्त यहाँ पे बन रहा है, उसकी त्रिज्या स्मॉल r ये कैपिटल R इंटू कॉस लैम्डा के बराबर होगी। इस स्मॉल r की वैल्यू को हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, हमारे पास रिवाइज जो एक्सप्रेशन बनता है mg डैश, mg एज इट इज है, m हमने यूं का यूं लिया है, ओमेगा स्क्वायर भी हमारे पास वही है, स्मॉल r की जगह पे हमने ये वैल्यू पुट कर दी है r cos लैम्डा। ये cos लैम्डा एज इट इज हमारे पास में है। अब यहाँ पर आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे अब देखिए, ये जब सॉल्व अप करते हैं, ये स्मॉल m लेफ्ट साइड में है, स्मॉल m इधर भी है, ये कैंसिल आउट हो जाता है। यहाँ पे सिर्फ g डैश बचा, g डैश हो गया, ये g हमारे पास में बचा ओमेगा स्क्वायर r एंड दिस इज cos लैम्डा, ये मिलके हो गया cos स्क्वायर लैम्डा। तो ये फाइनली अपने पास में एक एक्सप्रेशन यहाँ पे आ जाता है, g डैश इक्वल्स टू g माइनस ओमेगा स्क्वायर एंड कैपिटल R cos स्क्वायर लैम्डा। आप देखिए पृथ्वी के घूर्णन की वजह से जो वस्तु यहाँ पे पृथ्वी की सतह पे कोई भी वस्तु हो सकती है, वो यहाँ पे भी हो सकती है, यहाँ पे भी हो सकती है, यहाँ पे भी, कहीं भी हम मान रहे हैं, एक जनरल पॉइंट हमने लिया जो केंद्र से हमारी त्रिज्यीय दिशा से कैपिटल स्मॉल लैम्डा एक एंगल यहाँ पे फॉर्म हो रहा है। इस लैम्डा एंड लैम्डा कोण ये इसकी हाइट को बताता है एक तरह से। पृथ्वी की इक्वेटर से लेके पोल के बीच की जो पोजीशन है उसमें किसी बिंदु P पे हमने वस्तु को माना, लैम्डा कोण यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, ये वस्तु इस छोटे से वृत्त के अंदर एक गति यहाँ पे सर्कुलर मोशन होता है, इसकी वजह से जो अभिकेंद्रीय बल यहाँ पे FC लगता है, जिसको हमने FC को क्या बोला है, हमने FC को हमने कहा m ओमेगा स्क्वायर r। ये अपकेंद्रीय बल यहाँ पे जो बाहर की तरफ हमारे सर्कुलर मोशन की वजह से बल लगता है, इसका एक कंपोनेंट इस दिशा में हम निकालते हैं, चूंकि बल का लैम्डा की दिशा में क्षैतिज घटक होगा और ये क्षैतिज घटक होगा हमारे पास में FC cos लैम्डा। इस एफसी कॉस लैम्डा की वजह से हमारा जो नेट गुरुत्वीय बल, जिस आकर्षण बल से वस्तु पृथ्वी के केंद्र की ओर खींचती है, वो कम हो जाता है। mg डैश इक्वल्स टू mg माइनस एफसी कॉस लैम्डा। इस एक्सप्रेशन को जब हम सॉल्व करते हैं, एफसी को हमने यहाँ पे m ओमेगा स्क्वायर r से रिप्लेस कर दिया है, कॉस लैम्डा वो वही रहेगा। इस ये चीज एफसी की जगह पे हमने जो हमारा एफसी था इसको हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके m ओमेगा स्क्वायर r यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया है, और स्मॉल r जो इस एक्सप्रेशन में आ रहा है उस स्मॉल r को हमने किससे रिप्लेस किया है, कैपिटल R cos लैम्डा। ये कैपिटल R cos लैम्डा यहाँ पर आ गया, स्मॉल m कैंसिल आउट हो जाता है। फाइनली जो एक्सप्रेशन अपने पास में बचता है दैट इज g डैश इक्वल्स टू g माइनस ओमेगा स्क्वायर कैपिटल R एंड cos स्क्वायर लैम्डा। गुणन के कारण से इस परिवर्तित एक्सप्रेशन जो हमें मिलता है, जो एक्सप्रेशन हमारे पास में g डैश के लिए आ गया है, g डैश इक्वल्स टू g माइनस ओमेगा स्क्वायर r cos स्क्वायर लैम्डा। ये एक्सप्रेशन g डैश इक्वल्स टू g माइनस ओमेगा स्क्वायर कैपिटल R
इंटू कॉस स्क्वायर लेमडा, ये फाइनल एक्सप्रेशन होगा हमारे पास में, जो घूर्णन के कारण से, पृथ्वी के घूर्णन की वजह से, खुद की एक्सिस पे स्पिनिंग की वजह से गुरुत्वीय त्वरण के मान में क्या परिवर्तन होता है, इसके लिए हमें एक्सप्रेशन यहाँ पर प्राप्त हो जाता है। ध्रुवों पर यदि हम बात करें, ये लेमडा एंगल, यही हम ध्रुवों पे चले जाते हैं, ये हो जाता है 90 डिग्री, लेमडा 90 डिग्री पुट करते हैं, कॉस लेमडा कॉस 90 की वैल्यू आपकी 0 हो जाती है, ये एक्सप्रेशन हमारा खत्म हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फाइनली वी गेट जी डैश इक्वल्स टू जी, यानी ये वैल्यू मैक्सिमम हो गई। नेट जी डैश आप देख रहे हैं कम हो रहा है। यदि हम लेमडा 0 से स्टार्ट करके आगे की ओर चलते हैं, 0 से 90 की ओर चलते हैं, जैसे आप 0 पे आप देखिए इसको भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा पे इसकी वैल्यू होगी लेमडा इक्वल्स टू 0 होगा, लेमडा 0 पुट करते हैं, cos 0 का मान 1 हो जाता है, यहाँ पे आप cos 0 को 1 रखते हैं, एक्सप्रेशन हमारे पास में आता है जी डैश बराबर जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर। ये मैक्सिमम कमी होगी, यानी जी डैश का मान न्यूनतम होगा, जो माइनस का फैक्टर वो अधिकतम है, तो जी डैश का मान न्यूनतम होगा। जी डैश न्यूनतम कहां पर होगा, पोल भूमध्य रेखा पर होगा, सॉरी ये एक्सप्रेशन यहाँ पे गलत है, ये भूमध्य रेखा होना चाहिए। सो यहाँ पे जो हमारे पास में मेन चीज हम देखना चाहते हैं, ध्रुवों पर इसकी वैल्यू अधिकतम होगी और भूमध्य रेखा पर इसकी वैल्यू न्यूनतम होगी। कैपिटल जी के मान में चूंकि कमी भूमध्य रेखा पर अधिकतम हो जाती है और ध्रुवों पर ये सबसे कम होती है, तो ध्रुवों पर जी का मान अधिकतम होगा और भूमध्य रेखा पर इसका मान सबसे कम होगा। इसी को यदि हम समराइज करें, जो हमारा पहला केस था, अभी तक जो हमने बात करी, पृथ्वी के सतह पर गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी बराबर जी एम अपॉन आर स्क्वायर, ये हमारा पहला एक्सप्रेशन हुआ। पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण के लिए दो एक्सप्रेशन हमने निकाले हैं। पहला एक्सप्रेशन था जो जनरल एक्सप्रेशन है, जी डैश इक्वल्स टू जी अपॉन 1 प्लस एच अपॉन आर होल स्क्वायर। h यदि बहुत कम है r से, तो जी डैश बराबर जी 1 माइनस 2h अपॉन आर हो जाएगा। ये केवल बहुत थोड़ी सी हाइट, कुछ मीटर्स या किलोमीटर्स की हम बात करें, उस समय ये एक्सप्रेशन हमारे पास में था। गहराई पर क्या परिवर्तन होगा, गहराई के लिए फॉर्मूला हमने निकाला, जी डैश इक्वल्स टू जी 1 माइनस एच अपॉन आर। पृथ्वी के आकृति के कारण से क्या चेंजेस होंगे, भूमध्य रेखा पे गुरुत्वीय त्वरण का मान कम होगा, ध्रुवों पर इसका मान अधिक होगा। लास्टली अंतिम रूप से हमने देखा गुरुत्वीय त्वरण घूर्णन के कारण से क्या परिवर्तन आता है। गुरुत्वाकर्षण गुरुत्वीय त्वरण के मान में घूर्णन के कारण से कमी हो जाएगी, ये जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर लेमडा ये फॉर्मूला हो जाता है, और ये एक्सप्रेशन ध्रुवों पर अधिकतम होगा और भूमध्य रेखा पर ये न्यूनतम होगा। ये 5 केसेस है हमारे पास में, नॉर्मल त्वरण, हाइट पर त्वरण, हाइट के बाद में गहराई में जब जाते हैं, किसी सुरंग के अंदर जाते हैं तो भी जी डैश के मान में कमी आती है। पृथ्वी की आकृति कारण से भी जी का वेरिएशन होता है, जब हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर चलते हैं तो इसके मान में बढ़ोतरी होती है। यहाँ पे घूर्णन के कारण से भी जब हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर चलते हैं तो जी के मान में वृद्धि होती है। ये 5 स्थितियां हमने आज इस पार्ट में देखी हैं। आइए कुछ सवालों की बात करें जो हमने अभी तक स्टडी किया है। उसके हिसाब से निम्नलिखित में से किस स्थान पर गुरुत्वीय त्वरण का मान अधिकतम होता है, एट विच प्लेस ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इज मैक्सिमम। इक्वेटर पर, भूमध्य रेखा पे, कर्क रेखा पे, मकर रेखा पे या फिर ध्रुवों पर। 4 स्थितियां हैं, किस स्थान पे गुरुत्वीय त्वरण का मान अधिकतम मैक्सिमम होता है। इक्वेटर पे होता है, पोल्स पे होता है, कर्क रेखा पे होता है, मकर रेखा पे होता है। सही आंसर क्या होगा, ऑब्वियसली ध्रुवों पर गुरुत्वीय त्वरण का मान अधिकतम होता है, एट पोल्स इट इज मैक्सिमम। एक और सवाल देखें, पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण के मान में क्या परिवर्तन होता है। जब हम सतह से, सरफेस से ऊपर की ओर जाते हैं, क्या चेंजेस आता है। स्मॉल जी गुरुत्वीय त्वरण का मान बढ़ता है, कम होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, या कभी बढ़ता है और कभी कम होता है। 4 ऑप्शंस हैं, हमेशा बढ़ता है, कम होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, और कभी बढ़ता है या कभी कम होता है। सही ऑप्शन होगा कम होता है। जब हम सतह से ऊपर की ओर जाते हैं तो भी कम होता है, जब हम सतह से नीचे गहराई में जाते हैं तो भी जी के मान में कमी आती है। एक और सवाल देखें, यदि पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी है, पृथ्वी की सतह से हम पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर ऊपर चले जाएं, सतह से ऊपर चले जाते हैं, यानी h बराबर r हो जाता है, तो गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होगा। 4 ऑप्शंस हैं इसके, 2g, g/2, g/4 एंड लास्टली 4g। क्या आंसर होगा, जब हम सतह से उसकी त्रिज्या के बराबर की हाइट पर चले जाते हैं, यानी h बराबर r हो जाता है, ऑब्वियसली आंसर इसका होना चाहिए g/4। कैसे होगा, हाइट पर हमारे पास एक्सप्रेशन था जी डैश g अपॉन 1 प्लस एच अपॉन आर होल स्क्वायर। यहाँ पे हमें h इक्वल्स टू r पुट करना है, आप h की जगह r रखते हैं, ये एक्सप्रेशन हो गया 1 प्लस 1 स्क्वायर यानी 4, सो दिस इज g/4, यानी
पृथ्वी की सतह से उसकी त्रिज्या के बराबर की ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण का मान सतह से 1/4 रह जाता है। पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण कितना होगा? एक और सवाल है, पृथ्वी के केंद्र पर सेंटर पे अर्थ के ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या होगा? 2g होगा, g/2 होगा, g/4 होगा या 0 होगा? ऑब्वियसली 0 होगा। जो हमने एक्सप्रेशन निकाला था g' बराबर g1 माइनस h/r, आप h बराबर r पुट करते हैं यहाँ पे, ये एक्सप्रेशन 0 हो जाता है। h बराबर r जहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं हम, ये एक्सप्रेशन हो गया यहाँ पर 1 माइनस 1 इक्वल्स टू 0, g' इक्वल्स टू g/1 माइनस h/r, जो हमारी गहराई का फॉर्मूला था, हमें इसको यहाँ पर काम में लेना है। ये आज हमने पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण की बात करी और इसके विभिन्न परिवर्तनों को हमने देखा है। गुरुत्वीय त्वरण के मान में कैसे कैसे परिवर्तन हो सकता है, ऊंचाई के साथ, गहराई के साथ, आकृति के साथ और घूर्णन के साथ में। आशा करता हूं आपको ये समझ में आया है। आपके कोई भी क्वेरीज या कमेंट्स हैं आप व्हाट्सएप ग्रुप में डाल सकते हैं। अगले पार्ट में जो बचा हुआ पोर्शन है, हमने ग्रहों की गति को हमने देखा है। ग्रहों की गति की जो नियमितताएं हैं, केपलर ने जो पता लगाई थी, केपलर के नियम हम बात करेंगे। उपग्रहों की गति कैसे होती है, उपग्रहों का एक बेसिक आइडिया हम लेंगे और साथ में पलायन वेग की बात करेंगे। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।